नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का डिजायर पॉइंट चैनल पर। और मैं हूं अमित और आप सभी को जो है मैथ के ऐसे कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को लेकर आया हूं जो आपको सीधा आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे, आज से श्री गणेश करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में, यानी जो है गणित को आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम क्या करेंगे, सीखने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं सिखाने का जो है पूरा कोशिश करूंगा। तो आज बेटा मैं एक्सरसाइज के मोस्ट जो है कंसेप्ट है उसको पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मैथ अगर स्टार्ट हुआ है, यानी गणित आज से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग क्यों ना कुछ बेसिक बातें जो हम लोग जानते हैं, पहले सीख चुके हैं, उसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लिया जाए, उस चीज़ों को एक बार दोबारा जो है सीखने की कोशिश किया जाए। ठीक है, सीखने की कोशिश या फिर याद कर लें उस चीज़ों को, फिर ध्यान दे दें, तो जिससे हो जाएगी हमारी मैथमेटिक्स थोड़ा और आसान। ठीक है, तो आइए जो है शुरू करते हैं एक नया सफ़र, और इसमें हम और आप दोनों मिलकर करेंगे बोर्ड एग्जाम को फतह। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं डिजायर पॉइंट चैनल आपको लेकर जाएगा सक्सेस पॉइंट तक। तो आज से शुरुआत करते हैं, आप सभी भी जुड़ जाइएगा और जो है बहुत सारी चीज़ें वो मिलने वाली है जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। तो क्या स्पेशल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, तो इसके बारे में बता दूं आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पूर्णतः क्लियरिटी रहेगा, और जो है कुछ चीज़ें एमसीक्यू भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट चीज़ें भी बताई जाएंगी, नोट्स तो प्रोवाइड ही किया जाएगा, और जो है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है आपके अंदर वो जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उसको डिजायर पॉइंट आपको क्या करेगा कि उस चीज़ को ओपन करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं छिपी हुई हैं उसको भी क्या करेगा, निखारने का मौका देगा। तो जुड़ जाइए और हम लोग खुशी से शुरुआत करते हैं। और आज मैथमेटिक्स का बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन की क्लास हम लोग करने वाला हैं, और अपना परिचय देते हैं किस इंट्रोडक्शन के किस अंदाज में आप लोग जो है देखने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, और चीज़ों को बहुत शॉर्ट आउट में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, देन आप लोगों को कंसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, चलो एक एक करके हम चीज़ें आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है, हमें क्लास 10 में पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों के दिमाग में कभी आया है संख्या होती क्या है? क्या होता है भाई संख्या? आप लोगों के दिमाग में कभी आया है? क्या आप तुरंत एक्सप्लेन कर पा रहे हो संख्या क्या होती है? तो आपको मैं कहानी सुनाता हूं केवल 30 सेकंड में मात्र। कैसी कहानी? तो सोचो कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, यानी मानव का जब प्रादुर्भाव हो रहा होगा उस टाइम पर क्या हुआ होगा कि संख्याएं की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कभी आपने सोचा है? तो इसके बारे में आज मैं क्या करूंगा, सोचने के लिए आपको विवश करूंगा। कैसे करूंगा? क्योंकि आदि मानव रहे होंगे, देखो जंगलों में ही रहते होंगे, उनके साथ रहता होगा क्या रहा होगा जंगलों में, तो जरूरी सी बात है पहले पेड़ पालो रहे होंगे। दूसरी चीज क्या रहा होगा, उन पेड़ पालों पे लगे हुए फल रहे होंगे। तो लोग जो है आदि मानव, यानी कि जो है मनुष्य की प्रजातियां जैसे जैसे बढ़ी होगी, उन लोगों बढ़ती गई होगी, तो उसमें क्या होगी कि फलों में क्या होगा, बंटवारा होना स्टार्ट हुआ होगा। तो जब संख्या की उत्पत्ति थी नहीं तो फलों का बंटवारा कैसे रहा होगा, कैसे होता रहा होगा, या पेड़ पौधों पर रहने का स्थान कैसे फिक्स होता होगा कि कितने पेड़ हमारे अंडर में आएंगे, कितने हमारे पास फल आएंगे। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड हो रही थी जब संख्या था ही नहीं। सोचो कैसे हम लोग काउंट करते थे, कैसे गिनते रहे होंगे कि 10 फल हमें चाहिए। अभी तो कह सकोगे कि मुझे 2 फल हम खाएंगे, 2 फल ये, लेकिन सोचो 2 है ही नहीं, तो 2 नाम का कोई चीज ही नहीं है, बना ही नहीं, तो 2 संख्या है ही नहीं है, तो कैसे चीजें डिसाइड करेंगे? तो क्या हुआ होगा संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि कोई एक प्रतीक क्या कर दिया गया होगा, पहले तो किसी चीज को ध्वनि के द्वारा संबोधित किया गया होगा। ध्वनि कैसे निकलता है, तो हमारे जो नाक के द्वारा अपने सांस लेते हैं, उसके बाद प्राण हुआ यानी फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े से हमारे कंठ, तलु और मुंह से टकराते हुए, जीभ से टकराते हुए बाहर निकलता है, यानी हवा के टकराने से ध्वनि उत्पन्न हुई होगी। तो यानी उसी ध्वनि में से किसी एक ध्वनि को यानी क्या बनाया गया होगा, 1 बनाया गया होगा, यानी क्या आ गया होगा, 1 आ गया होगा। उसी किसी ध्वनि को मैं 2 बोल दिया, किसी ध्वनि को 2 बोला गया होगा, किसी ध्वनि को 3 बोला गया होगा, यानी संख्या ऐसे धीरे धीरे बनी होगी। लेकिन ध्वनि के रूप में तो बोल दिया गया, लेकिन उसको जो है नोट डाउन, मतलब उसके प्रतीक को कैसे बनाया गया होगा, तो ध्वनि को एक प्रतीक के रूप में जब एक साथ सम्मिलित किया गया होगा तो जाकर के कंप्लीट संख्या बनी होगी। जैसे
एक सिंबल ऐसे कुछ बना दिया गया होगा, क्या बनाया गया होगा, कंप्लीट सिंबल ऐसे कुछ बनाया गया होगा, तो ये बन गया होगा एक, यानी 1 बोला गया होगा, यानी ध्वनि भी निकला और उसके साथ साथ एक जो है सिंबल बनाया गया, यानी एक प्रतीक भी इसका ऐसा निश्चित किया गया, एक प्रतीक भी क्या किया गया, निश्चित किया गया, तो जाकर के ये एक बन गया। ऐसे 2 बना होगा, 3 बना होगा, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जटिलताओं की तरफ बढ़ती चली गई होंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे करके संख्याओं की उत्पत्ति हुई होगी। बहुत ज्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे, कभी कहानी और डीप में सुनाएंगे तो बहुत इंजॉय आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं संख्या क्या हुई, संख्या क्या होती है। तो संख्या के बारे में मैं इतना बता दूं कि संख्या क्या, शुरुआत में संख्या के लिए, संख्या जब जो मतलब संख्या का प्रादुर्भाव हुआ होगा उस समय क्या करने के लिए संख्या का प्रादुर्भाव हुआ होगा, तो सबसे पहले गिनने के लिए हुआ होगा, गणना करने के लिए उपयोग में आया होगा, यानी गिनने के लिए आया होगा। जब गिनना स्टार्ट किए होंगे तब फिर उसको जो है बंटवारा करने के लिए, यानी अंतर निकालने के लिए संख्या का उपयोग किया गया होगा। उसके बाद जब अंतर भी करने लगे होंगे तो तौलने के लिए करने लगे होंगे, मेजर करने के लिए करने लगे होंगे, यानी मापने के लिए, अंतर करने के लिए, गणना करने के लिए, इत्यादि के लिए जो संख्याओं का उपयोग होता है, मतलब इत्यादि का जो उपयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल छोटी सी बातें, इस चीज को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संख्या होता क्या है। देखो संख्या क्या होता है, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसको क्या होता है संख्या, यानी नंबर क्या होता है। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां ऐसी राशियां जिसे गणना करने, अंतर करने, गणना करने, मापने, अंतर करने, तौलने के लिए उपयोग की जाती है, संख्या कहलाती है, संख्या कहलाता है। ठीक है, तो संख्या के बारे में हम चीजें सीख लिए कि संख्या क्या होता है। ठीक है, तो जिसे गणना करने, मापने, तौलने इत्यादि के लिए उपयोग की जाती है वो संख्या होती है। ठीक है, अब संख्या को कितने भागों में बांटा गया होगा, संख्या कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो संख्या को जो है 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप सब कहोगे परमेय अपरमेय, तो परमेय अपरमेय बाद में बताएंगे, लेकिन परमेय अपरमेय के अलावा 2 संख्याओं को बांटा जा सकता है 2 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, तो पहली चीजें है क्या, एक वास्तविक संख्या होगी, एक क्या होगा, काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, यानी जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में, हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना। किस संख्या के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। और दूसरा किस भागों में बांटा गया है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, यानी 2 भागों में बांटा गया है, किसमें, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ये वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। और काल्पनिक संख्या के बारे में क्लास 11th में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, काल्पनिक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या समझ लो क्या होता है। क्लास 9th में तुम लोगों को सिखाया गया होगा कि जिसे एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। वास्तविक संख्या वो होती है जो वास्तव में संख्या होती है, जिसका वास्तव में कोई मान होता है, तो वो चीजें क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे आसानी से एक डिफिनेशन क्लास 9th में बताया गया है, क्या बताया गया है, वो समस्त संख्याएं जो एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या होती है। तो यानी क्या होता है वास्तविक संख्या, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके।
तो वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के बारे में देख लो। एग्जाम्पल जैसे भाई संख्या रेखा क्या होता है, एक ऐसी रेखा होता है जिस पर सारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। जैसे बीच में इसमें क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, लेफ्ट राइट साइड है यानी दायां बायां साइड है। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमेशा जीरो से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी इसको जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें कुछ अंतराल के बाद इसमें एक भी होगा, इसमें कुछ अंतराल के बाद जो है दो भी होगा, कुछ अंतराल के बाद तीन होगा, डॉट 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 कितना होगा, इन्फिनेटिव संख्या होंगी, यानी प्लस इन्फिनेटिव संख्याएं होंगी। तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनेटिव संख्याएं हो जाएंगी। अब अगर इसके जस्ट हम जो है राइट साइड लेफ्ट साइड में बढ़े तो यानी संख्याएं क्या, जीरो से जब हम राइट साइड में यानी बाएं साइड में बढ़ते हैं तो क्या होती, संख्याएं नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। -1, -2, -3 ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कहां तक जाएंगी, नेगेटिव इन्फिनेटिव तक जाएगी, यानी माइनस अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, और यानी इन सारी संख्याओं को एक रेखा पर मेंशन किया जा सकता है, यानी प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी इसीलिए ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे अच्छा सोचो, 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं, बहुत सारी अनंत संख्याएं होती हैं, यानी अनेकों संख्याएं होती हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो 0.5 से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, 0.5 से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी जो मध्य वाला पॉइंट है। अब 0.0 और 0.5 के बीच में भी अगर मिड पॉइंट करें तो 0.25 से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ऐसे 0.1, 0.2, 0.3 या उससे भी छोटी छोटी संख्या इसमें मिली में, सेंटीमीटर में इसमें उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी यानी अनेक संख्याएं होती हैं। तो इन सारे संख्याओं को डेसिमल, जो भी हमारा दशमलव है या फिर जो हमारे पास पूर्णांक संख्या है, सारी की सारी एक रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो इन्हीं संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में तो आपको कैसे समझ में आएगा कि चीजें काल्पनिक होती हैं। तो देखो, इसके बारे में एक चीज एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। जैसे आप लोगों से कहा जाए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 4 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अब बताओ एक्स का क्या मान है कि जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका मतलब हो गया जिसका कोई मान है, जिसका कोई महत्व है, जो वास्तव में है, उसके लिए कोई ना कोई मान निकलेगा, तो वो चीजें वास्तविक हो जाएगी। और जिसका कोई मान जैसे निकल ही नहीं रहा तो वो चीजें काल्पनिक हो जाएंगी। देखो यहां पर x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करें, x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, यानी 4 और 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x का एक मान क्या है, 2 भी है, यानी इसका एक मान निकल रहा है। और x की वैल्यू अगर -2 पुट किया जाए इसी संख्या में, तो -2 अगर पुट किया जाए तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो दायां और बायां पक्ष बराबर है, -2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो +4 के होता है। इसका मतलब है x का कितना मान आ गया इसमें, एक तो +2 आ गया, एक -2 आ गया, यानी x स्क्वायर बराबर 4 के लिए 2 मान आया, वास्तव में 2 मान आया। इसका मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इसका वास्तव में हल है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दे दिया जाए कि x स्क्वायर बराबर -4 दे रखा गया है, तो क्या बताओ इसका कोई मान है, x का कितना मान है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप लोग कभी बताओ x में यहां क्या पुट कर दिया जाए, यहां क्या रखा जाए कि x का मान -4 आ जाए, तो कभी ऐसा पॉसिबल है। देखो आप कहोगे सर -2 पुट करके देखो, हो सकता है सर इसमें ये चीजें -4 के इक्वल आ जाए। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये -4 इसके जो है राइट साइड में -4 लिखा है, लेफ्ट साइड में +4 लिखा है, तो माइनस चीजें कोई है और कोई प्लस चीजें क्या बराबर हैं, कभी नहीं बराबर हो सकता। इसका मतलब हो गया ये इसका x की वैल्यू -2 इसका कोई हल ही नहीं है। इसका मतलब ये -2 इस पे सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब -2 इसका हल नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो यहां तब भी +4 आ जाएगा, -4 नहीं आएगा, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, ना तो x का यहां पर मान -2 आएगा और ना +2 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर कोई दूसरी संख्या पुट किया जाए 3, 4 तो वैसे ही नहीं इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन के लिए x स्क्वायर बराबर -4 के लिए ऐसा कोई भी x का मान नहीं है जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। इसका मतलब इसकी
वास्तविक, इसका मतलब इसका कोई हल ही नहीं है, और जिसका कोई हल ही नहीं है, जो वास्तव में है ही नहीं, उसी को तो काल्पनिक चीजें कहा जा सकता है। तो इसका मतलब एक बार ऐसा समझ लो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -4 है, या ऐसा समझ लो -4 है, तो क्या इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 के पावर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। आप लोग जानते हो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो कभी भी समझ लो एक बात, ध्यान आप प्यारे बच्चों, कि कभी भी रूट में यानी करड़ी में नेगेटिव चीजें अगर आ जाए तो वो चीजें होती है काल्पनिक। क्या होती, काल्पनिक। इसका मतलब वास्तव में इसका कोई हल नहीं होता, एक कल्पनाशील होती है, काल्पनिक चीजों में कोई हल दे सकता है लेकिन वास्तविक में नहीं होता। तो कभी भी रूट में कोई चीज नेगेटिव चीजें आ जाए तो वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, ये चीजें हो गया क्या, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी जैसे और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो काल्पनिक संख्याओं के बारे में। जैसे देखो, वास्तविक संख्याओं के बारे में सीख ही लिया है कि वो क्या होता है, जो भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, यानी जिसका वास्तव में कोई मान हो, वो चीजें वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, जिसका कोई मान नहीं होता। जैसे अब एग्जाम्पल समझ लो, एक चीज क्लियर हुआ, कोई भी रूट में नेगेटिव संख्याएं हैं तो वो काल्पनिक होगा। जैसे अंडर रूट में -2 है तो ये भी क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। रूट में कुछ भी संख्या है, जैसे रूट में 4 है, तभी ये काल्पनिक संख्या होगा। तो एक चीज ये भी ध्यान दो कि कभी भी माइनस में -4 लिखा है, इसका मतलब मत समझ जाना कि इसका वर्गमूल तो 2 होता है तो ये -2 आ जाएगा। नहीं, माइनस कभी भी करड़ी से बाहर नहीं होता, माइनस कभी भी करड़ी से बाहर नहीं हो सकता। कभी भी -1 लिखा तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि -1 के इक्वल है, कभी भी माइनस बाहर नहीं आ सकता करड़ी के। या ऐसा समझ लो कि अंडर रूट जो ये 2 लिखा गया है तो ये अंडर रूट 4 माइनस नहीं लिख सकते, ये चीजें गलत है। करड़ी के अंदर अगर माइनस है तो करड़ी से बाहर माइनस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव लिखी गई होती हैं। बस इतना सा अगर समझ देख लेना, कहीं देखना क्वेश्चन में नेगेटिव चीजें रूट में लिखी गई हैं, करड़ी में है, तो चीजें क्या होगी, काल्पनिक होगी, कैसी भी संख्याएं होगी। ठीक है, तो और विस्तार से जो काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास पढ़ेंगे, किस क्लास में, क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वास्तविक संख्याएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काल्पनिक संख्याएं भी समझ में आ गया होगा। इसी काल्पनिक में एक समृद्ध संख्याएं होता है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों को एक साथ सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, वो चीजें जो है आप लोगों से ऊपर की क्लासों का है। ठीक है, आगे उसको डिस्कशन करेंगे। अब चीजें, एक चीज और देखते हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और रियल नंबर को डिटेल में थोड़ा समझेंगे, रियल नंबर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने बता दिया, जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यानी वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वास्तविक संख्याओं को अभी रेखा पर दर्शा रहे थे तो देख रहे थे कई संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं आ रही थी और कई संख्याएं दशमलव में आ रही थी, यानी अपूर्ण संख्याएं आ रही थी। तो कह सकते हैं कि दो प्रकार से वास्तविक संख्याओं को बांटा जा सकता है, एक तो पूर्णांक में, किसमें, एक तो पूर्णांक में, किसमें, एक तो पूर्णांक संख्या में, और दूसरा अपूर्णांक में, अपूर्णांक संख्या में बांट सकते हैं। ठीक है, तो दो भागों में इसे बांट सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या में, एक अपूर्णांक संख्या में, यानी इंटीजर एक नॉन इंटीजर। मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर या नॉन इंटीजर बोल दो, या फिर इसी को डेसिमल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, अपूर्णांक संख्या को। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो भाई समझ लो, पूर्णांक संख्या समझ लो कि कोई समूचा भाग होता है जिसका कोई खंडन न किया गया हो, अपने आप में कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, पूर्ण हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, जो है हमारे पास क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यानी जैसे 1 अगर बोला जाए, एक का क्या कोई बंटवारा हुआ है, जैसे एक को हम अगर डिवाइड कर दे दो भागों में तो 1/2 बोला जाएगा, या 3 भागों में एक को डिवाइड कर दिया जाए तो 1/3 बोला जाएगा, यानी 1/3। लेकिन जो अपने आप में समूची हो तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे 0 देख लो, यानी से 1 हो गया, 1 अपने आप में क्या है, पूर्ण है, कंप्लीट है। तो जो संख्या अपने आप में कंप्लीट हो, जिसका बंटवारा ना हुआ हो, जिसको भागों में डिवाइड ना किया गया हो, तो वो अपने आप में कंप्लीट संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 भी अपने आप में क्या, कोई दो वस्तु है, वो 2 है, 2 चीजें हैं, तो यानी क्या हो गया, वो कंप्लीट है अपने आप में। 3 हो गया, वो भी चीजें क्या है, कंप्लीट है अपने आप में। तो यानी
3, 4, 5 यानी प्लस इन्फिनेटिव संख्याएं जो होती हैं ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, जीरो सबसे बड़ी बात आती है। जीरो हमारा ये क्या बताओ सर, पूर्णांक है कि नहीं है? अच्छा, हमने बताया जिसको भागों में तोड़ा ना जा सके वो क्या होती है, यानी पूर्णांक होती है। अब बताओ जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी है ही नहीं हमारे पास तो क्या उसे तोड़ सकते हो, क्या उसे बांट सकते हो, क्या उसे काट सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसीलिए जीरो को भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए जीरो को कहां रखा गया? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। -1 मतलब कोई चीज ऋणात्मक है, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव संख्याएं जो है ये सारी की सारी हमारी क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं आएंगी। यानी इसमें दशमलव नहीं होता सब पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। अपूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जिसमें डेसिमल संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? जिसमें दशमलव होती है, जिसके भाग किया गया होता है। किसी पूर्ण संख्या को भागों में बांटा गया होता है। जैसे 1 को 2 भाग में बांट दो तो 0.5 आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपूर्णांक संख्या। जो समूचा नहीं होता, जो भागों में बांटा गया होता है उसे अपूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया 0.5 हो गया या 0.6 हो गया या कुछ भी ले लो, या फिर 1/2 ले लो, इसका भी डेसिमल करेंगे 0.5 के इक्वल आएगा। तो ये भी 1/2 मतलब 1 का 2 भागों में बांट दिया गया, तभी तो उसका 1 का आधा भाग है। 1/2 मतलब 1 का यानी कंप्लीट का आधा भाग है, इसलिए 0.5 आ रहा है, डेसिमल में आ गया। तो ये हमारा अपूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया हो गया होगा कि अपूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब चीजों को थोड़ा समझेंगे कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में चीजों हमने सीख लिया, लेकिन पूर्णांक संख्या कितने भागों में बांट सकते हैं? तो पूर्णांक संख्या को 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, या फिर 3 भागों में कहो या 2 भागों में। 3 भागों में मोस्टली बांटा जाता है। जैसे ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है क्या? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसे एक धनात्मक में बांट सकते हैं, एक ऋणात्मक में भाग सकते हैं, एक इसमें बांट सकते हैं इसे ऋणात्मक में। और जीरो जो है ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यानी जिसके साथ सम्मिलित हुआ नेगेटिव के साथ सम्मिलित हुआ तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव के साथ सम्मिलित हुआ तो पॉजिटिव। लेकिन मोस्टली जो है पॉजिटिव में ही रखा जाता है जीरो को। लेकिन अगर देखा जाए तो जीरो जो है जिसके साथ जाएगा वैसा ही बिहेवियर करेगा, कि जीरो के साथ अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी इसी को अगर प्रतीक के रूप में क्या कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो आई नेगेटिव से या आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, या फिर जेड पॉजिटिव से इसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी इसे प्रदर्शित किया जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो आई नेगेटिव से या तो प्रदर्शित किया जाता है या तो जेड नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है। जीरो जो होता है हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होता है। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है, यानी ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव है, ना ही नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। तो यानी 3 भागों को हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। यानी कि ये जो पॉजिटिव संख्याएं हैं 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये धनात्मक संख्याओं में आती है, और -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक क्या आता है? ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। और 0 जिसके साथ सम्मिलित हो जाए वैसा बिहेवियर दिखाता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? यानी इसी पूर्णांक संख्याओं को और कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो एक आधार पर, यानी एक जो है सम विषम के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। किस भागों में? सम विषम के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं ये वो होती हैं जो 2 का या तो मल्टीपल हो। क्या हो? सम संख्याएं क्या होती हैं? यानी पूर्णांक संख्याओं को ही बांटा जा रहा है। किसमें? सम और विषम में बांटा जा रहा है। तो यानी सम और विषम में बांटा जा रहा है, यानी सम संख्या क्या होता है? तो भाई सम संख्या होता है जो 2 का क्या हो? मल्टीपल हो। तो वो संख्याएं क्या होती हैं? 2 का बोल दो डिवाइड हो, मतलब 2 से भाग जाएं, या फिर 2 का गुणनखंड हो। तो यानी ऐसा लिख सकते हैं, वे संख्याएं या वे संख्या जो 2 का गुणनखंड हो, 2 का गुणक हो। क्या चीज? गुणनखंड नहीं, 2 का गुणक हो।
दो का गुणक हो। ठीक है, वो सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या। सम संख्याओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो सम संख्याओं को जो होता है ई फॉर इवन नंबर होता है, यानी इवन नंबर ई को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? यानी 2k के साथ। अच्छा, k क्या होता है? तो k फॉर इंटीजर नंबर। क्या होता है? k बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यानी k क्या होता है? k हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। k एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? 0 -1 -2 -3, यानी कि और पॉजिटिव 0 1, यानी ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? यानी जो भी संख्याएं 2k के फॉर्मेट में होता है वो सम संख्याएं होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2। तो 2 भी हमारा सम संख्या हो गया। अब इसके साथ साथ जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी जो 2 का मल्टीपल हो, जैसे अच्छा एक बात और आता है, 0 हमारा कैसी संख्या है? सम है कि विषम है? तो 0 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 0 का ये गुणक, मतलब 0 जो है 2 का गुणक होता है, इसीलिए 0 भी हमारा क्या है? एक सम संख्या है। तो यानी शून्य जो है, शून्य हमारा क्या है? एक सम संख्या है। एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, एक सम संख्या है। तो 0 हमारा सम संख्या है। -2 -3 -2 -4 ये सारी संख्याएं क्या हो गए? ये भी सम संख्याएं हो जाएंगी। अब विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं क्या होता है। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 का गुणक ना हो, वो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देख लो, विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वे समस्त संख्याएं जो 2 का मल्टीपल ना हो। तो फिर किस फॉर्मेट में हो ऑड नंबर? किस फॉर्मेट में होते हैं? तो ये 2k + 1 के रूप में लिखे जाते हैं। यानी किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं? 2k + 1 के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। वो समस्त संख्याएं क्या होता है? ये हमारा विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या, विषम संख्या होता है। ठीक है, तो 2k + 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जहां k क्या है? तो k हमारा एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, k की वैल्यू, k भी एक क्या है? k एक पूर्णांक संख्या, तो k का मान क्या हो जाएगा? 1। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? और +1 ऐड कर लेंगे इसी में पुट करके, तो क्या आ गया? 3 आ गया। 2 1 जा 2 और +1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 3। तो 3 क्या है? एक विषम संख्या है। अगर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 0 + 1 आ जाएगा। तो यानी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। तो 1 हमारा कैसा संख्या है? ये भी हमारा क्या है? विषम नंबर है। क्या है? विषम है। 1 भी विषम है। उसके बाद अगर हम चाहें तो 3 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा। यानी बहुत सारी एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये समस्त संख्याएं क्या होती हैं? हमारे विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब सम और विषम चीजों को हम लोग स्पष्ट रूप से सीख लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि और चीजों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या समझेंगे? इसी में पूर्णांक संख्याओं में आता है। पूर्णांक संख्याओं को जो है इसी में से थोड़े और संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। कैसे? अगर पूर्णांक संख्याओं में जो है जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। अभी मैंने यही बताया था। क्या बताया था पूर्णांक संख्याओं के बारे में? अगर 0 के साथ साथ सारे धनात्मक पूर्णांकों को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। क्या सम्मिलित करेंगे? 0 को सारे धनात्मक पूर्णांकों के साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है, यानी होल नंबर बन जाता है। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसी को बोलते हैं क्या? होल नंबर। होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? यानी धनात्मक संख्याओं के साथ, यानी 0 को पॉजिटिव इंटीजर के साथ, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 डॉट 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 क्या होती है? प्लस इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? प्लस इन्फिनेटिव। और इन सब सारे संख्याओं को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो ये बन जाता है होल नंबर। और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे? W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा और देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है?
देखो, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यानी जो पूर्णांक संख्याओं में नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सारे धनात्मक संख्याओं को केवल ले लिया जाए, जीरो को नहीं। एक्चुअल में प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को गणना करने के लिए बनाया गया था, गिनने के लिए बनाया गया था। जैसे कोई भी वस्तु यानी गिनने के लिए बनाया गया था, और जब चीजें हमारे पास रहेंगी तभी काउंट करेंगे या तभी गिनेंगे। जैसे आपसे कहा जाए आप क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपके क्लास में 10 बेंचें लगी हुई हैं, तो अगर 10 बेंचें हैं तो गिनना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपके क्लास में कोई हमारे बेंच ही नहीं है तो गिनना क्या क्या गिनोगे, गणना करोगे ही नहीं, यानी गिनोगे ही नहीं। इसीलिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को गणना करने के लिए, गिनने के लिए बनाया गया है। जब वस्तु रहेगा तभी गणना करेंगे, तभी गिनेंगे। इसीलिए जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया। जीरो मतलब कोई वस्तु है ही नहीं, शून्य है, कुछ नहीं है। तो जो चीजें है ही नहीं तब क्या गिनोगे, नहीं गिनोगे ना। इसलिए प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और प्राकृतिक संख्या को गणना करने के लिए उपयोग में मतलब बनाया गया था। तो इसमें हमेशा कोई वस्तु, कम से कम एक वस्तु तो रहेगी। गिनना अगर स्टार्ट करेंगे तो कम से कम एक वस्तु गिनने के लिए तो होना चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक संख्या को 1 से स्टार्ट किया जाता है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याओं को गणना कर सकते हैं और डॉट डॉट लगा के छोड़ सकते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं अनंत क्यों नहीं लगाते? कभी नेचुरल नंबर में लिखा गया होता 1 2 3 डॉट 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 डॉट, प्लस इन्फिनेटिव नहीं लगाते। रीजन ये है कि हम प्राकृतिक संख्याओं को गिनने के लिए बनाते हैं, और कोई इन्फिनेटिव लगाने का मतलब हो गया यानी अनंत चीजें हैं, और क्या अनंत चीजों को गणना कर सकते हैं, क्या गिन सकते हैं उसे? इसीलिए जितना काउंट कर सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं में प्लस इन्फिनेटिव नहीं लगाया जाता है, जबकि होल नंबर में प्लस इन्फिनेटिव लगाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं कहां तक हो सकती हैं? तो भाई हम अनंत तक गिन सकते हैं, जहां तक गिनना होगा तहां तक गिन सकते हैं, जहां तक पॉसिबल है जहां तक गिन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या को हमेशा 1 से लेकर 2 3 4 5 सब डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी अनेक होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। चलो, लेकिन जीरो को सम्मिलित नहीं किया गया होता है। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। किस भागों में, कैसे कैसे बांट सकते हैं? तो 2 भागों में तो विशिष्ट रूप से बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? इसी में आता है, एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को इस चीज की, देखो हम भाज्य अभाज्य को समझाने के लिए, क्योंकि अभी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि वहां फैक्टराइजेशन यानी क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा संख्याओं को। तो ये चीजें समझना जरूरी है, इसीलिए पूरा मैंने इंट्रोडक्शन में डिटेल सारी चीजें बताया है। तो यानी प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा जाएगा। क्या क्या बांटा जाएगा? प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा जाएगा मोस्टली। क्या? एक हो जाएगा प्राइम नंबर, एक हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यानी इसे बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? इसे लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और हमारे पास होता है एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखो, भाज्य अभाज्य को सीख लें एक बार, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वाले क्लास में, यानी जब एक्सरसाइज करेंगे या एक्सरसाइज का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। देखो, भाज्य संख्याएं, देखो मोस्टली क्या होता है, इसको आसानी से अगर आसानी से चीजों को समझने की कोशिश करें तो भाज्य संख्या होता क्या है कि जिसका कम से कम 2 गुणनखंड किया जा सके, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जिसे 2 फैक्टर में बांट सकते हैं, जिसका 2 खंड किया जा सके, जिसका केवल 2 खंड किया जा सके, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? यानी जिसका केवल और केवल, जिसका, ऐसी संख्या है जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड किया जा सके, 2 गुणनखंड होता है। संख्याओं के बारे में है, किसके बारे में है? केवल संख्याओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए संख्या के बारे में। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये न्यू डिफिनीशन है और बहुत बेहतर चीजें समझ में आएंगी। इस छोटे से पॉइंट को इतना समझ लो, जिसका केवल 2 गुणनखंड, वो हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। एग्जाम्पल से बहुत बेहतर समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारे पास देखो 2 हमने ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो इसका कितना गुणनखंड
गुणनखंड कर सकते हैं, कितने भागों में इसे बंटवारा कर सकते हैं? तो एक तो कहोगे सर 2 का जो एक गुणनखंड होता है एक से अगर 2 को डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, एक से अगर चाहें 2 को भाग देना तो कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 1 से भाग देना है 2 को, तो क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम्स पढ़ें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया कि यहां पर हम चीजें क्या कर सकते हैं, यानी एक फैक्टर तो ये हो जाएगा 1 और एक तो हो जाएगा स्वयं संख्या। क्या हो जाएगा, स्वयं मतलब इटसेल्फ हो जाएगा, मतलब 2। यानी इसके कितने फैक्टर हैं, तो केवल 2 फैक्टर हैं। जैसे एक, यानी कि इसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, यानी इसके केवल और केवल 2 फैक्टर। जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा कैसी संख्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 2 हमारा भाज्य कि अभाज्य है, भाई हमारा ये क्या है, 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा जैसे 3 ले लो, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, क्या 3, तो 3 का बताओ कितना फैक्टर किया जा सकता है, तो कहोगे सर 3 जो है एक हर किसी का फैक्टर होता है और इसके अलावा 3 का तो कोई और फैक्टर नहीं है, केवल और केवल 3 है, यानी स्वयं केवल 3 है। तो इसके भी कितने फैक्टर आ गए, इसके भी 2 फैक्टर आ गए, तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो भी अभाज्य होता है। तो 3 भी हमारा कैसा है, अभाज्य हो गया। और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले लें 5 के बताओ कितने फैक्टर हैं, 1 है और हमारे पास क्या है, 5 स्वयं है। इसके अलावा तो 5 कट नहीं सकता किसी संख्या से, केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो केवल 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, ये भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 7 ले लें, ये 7 हो गया। जैसे देखो क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सारे के सारे क्या होती हैं, हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, -2 -3 क्या संख्या है, ये अभाज्य नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जा रहा है। अच्छा, -2 जो है ये प्राकृतिक है ही नहीं है, तो ये भाज्य अभाज्य की बात क्या किया, इसका किया ही नहीं जाएगा। तो -2 अभाज्य अभाज्य के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि किसके बारे में बात करेंगे, जो प्राकृतिक संख्याओं के भाग होंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या हो गया, अभाज्य हो गया। अब इसके बारे में, भाज्य के बारे में देखते हैं, भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य के बारे में अगर देखा जाए तो जिसके केवल, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कितनी, कम से कम 3 गुणनखंड, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, यहां प्राकृतिक लिख लेंगे ज्यादा बेटर है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या संख्या जिसका केवल और केवल 3 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। ठीक है, तो जिसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल नहीं, एक चीज इसमें मिस्टेक हुआ है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल और केवल नहीं, जिसके कम से कम, यहां पर क्या लिखना है, कम से कम, जिसके कम से कम, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक। ऐसी संख्याएं क्या होती, भाज्य संख्या, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड, मतलब कहने का मतलब यह है कि कम से कम 3 उसका गुणनखंड हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य के अंदर चला जाएगा। लेकिन 3 से ज्यादा भी हो जाए तो भी हमारी कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा चीजें। जैसे देखो, हमने ले लिया क्या, 4 हमने ले लिया, तो 4 ये कैसी संख्या है, देखो 4 का कितना फैक्टर हो सकता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, यानी गुणनखंड होता है, 2 भी इसका गुणनखंड होता ही होता है, 4 भी इसका गुणनखंड, 4 से तो स्वयं कोई भी संख्या स्वयं से तो स्वयं कटती ही है, तो यानी 4 भी गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके कम से कम कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए, कितने आ गए, 3। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य है, हमारा क्या है, भाज्य है।
कैसी संख्या है? भाज्य है। और इसका मतलब हमारा जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है वो 4 है। क्या है? 4। क्योंकि हमारे पास, अच्छा एक क्या है, अच्छा एक के बारे में आएंगे, लेकिन अब यहां देख लेते हैं 6। 6 कैसी संख्या है? दूसरा एग्जाम्पल देख लो। 6 के पास देखो कितने फैक्टर हैं। एक तो एक हर किसी का गुणनखंड होता है। 6 किससे कट जाएगा? 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटेगा। तो मैंने क्या बताया? भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा भी हो जाए। तो इसके कितने गुणनखंड आ गए? 1 2 3 4, 4 आ गए। तो कम से कम न्यूनतम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो अब बहुत सारी संख्याएं ले सकते हो, 8 ले सकते हो। 8 के कितने हैं? 1 से तो फैक्टर जाएगा ही जाएगा गुणनखंड, 2 से भी कटता है 8, 4 से भी कटता है और 8 तो स्वयं से कटेगा। तो इसके भी 4 आ गए, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक हमारा कैसे संख्या है। एक हमारा क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है कि क्या है? तो एक के बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, पर क्योंकि एक भी प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या एक है, तो ये भाज्य है कि अभाज्य क्या है? तो एक के कितने गुणनखंड हैं ये तो चेक कर लें पहले। तो एक के तो केवल एक तो हर किसी का गुणनखंड होता है, और एक जो है एक का गुणनखंड है और स्वयं भी एक ही है। तो इसका दूसरा कोई फैक्टर मिला? बताओ, इसका कोई दूसरा गुणनखंड है एक का कि किसी से कट जाए एक? तो कहोगे कि केवल एक से ही कट रहा है, स्वयं से ही कटेगा, दूसरा कोई गुणनखंड मिला ही नहीं। और जब दूसरा कोई गुणनखंड मिला ही नहीं तो एक ना हमारा भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। तो इसका मतलब ना तो हमारा एक कैसा संख्या है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो इसके बारे में सीख लेना क्या होता है। एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक कैसी संख्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक के बारे में भी समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है भाज्य अभाज्य के बारे में सीख लिया। एक चीजें और आप लोग सीखना है, वो भी सहअभाज्य क्या होता है। क्या होता है? सहअभाज्य के बारे में सीख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि अभी जो हम लोग एक्सरसाइज जाएंगे वहां पर हमें बहुत ही काम की चीजें आएंगी सहअभाज्य के बारे में। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी इसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसी को? को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसा सीख लो, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं जोड़, किसमें होती हैं? जोड़ों में होती हैं, यानी पेयर में होती हैं। किसमें होती हैं? जोड़ों में होती हैं, यानी पेयर में होती हैं। तो यानी सहअभाज्य संख्याएं युग्म में होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं, ये संख्या युग्म में होती है, युग्म में होती है। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा जिसका, और दूसरी बात, एक चीज तो ये हो गया, दूसरी चीज ऐसा समझ लो, ये युग्म में होती है यानी जोड़ों में होती है। और जिसका HCF, जोड़े में अगर HCF जो है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एक आए, तो वो समझ संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे हो गया 3 हो गया और 5 हो गया। तो इन दोनों का जो है अगर कहा जाए, तुम बताओ इसका जो है मासा कितना होता है, यानी HCF कितना होता है? 1 है। तो ये संख्या क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। ऐसा समझ लो, जिसका उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड क्या हो? 1 हो, तो वो संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। तो जिसका HCF मतलब होता है मासा। क्या लिखते हैं इसी को? मासा। हिंदी में इसे क्या लिखते हैं? मासा, महत्तम समापवर्तक। तो यानी मासा, जिसका मासा 1 हो, वो समस्त संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे इस लाइन को जोड़ लेना आप लोग, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के बारे में देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल 3 और 5 हो गया, और इसके साथ साथ देख लो और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया 7 और 13। इसमें बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो कहोगे सर एक इसका भी फैक्टर होगा, एक इसका भी फैक्टर होगा, यानी हर किसी का एक फैक्टर होगा। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है? 1 है। तो ये भी ऐसी संख्या क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे ले लिया जाए 11 और 13।
11 13 ये भी सहभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे और लेना हो तो क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, यह भी सहभाज्य संख्या होंगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में सम्मिलित नहीं होता है एक के अलावा, तो वो समझ संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। आई होप आप लोगों को जो है आज बहुत बेहतर समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन वाली क्लास, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाया है यही समझ चीज़ें जो है आप लोगों की न्यू बनेंगी, बेस बनेंगी। तो ये चीज़ों को सीखना आप लोगों के लिए आने वाले जो भी हमारे पास क्लासेस हैं उसमें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।